दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी सामान्य अध्ययन महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के क्रम में प्रस्तुत है। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। इसमें हम भारतीय इतिहास खंड के अंतर्गत प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, प्राचीन साहित्य व साहित्यकार तथा पूर्व मध्यकाल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करने के क्रम में हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और कुछ अन्य तथ्यों को भी जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थीं। तो किसके? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म। तो सही उत्तर है एलिफेंटा की गुफाएं शैव धर्म के मतावलंबियों के लिए उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थीं। दोस्तों आप जान लीजिए कि एलिफेंटा जो है बम्बई से समुद्र में 7 मील उत्तर पूर्व स्थित द्वीप है। उसके प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। यहाँ से कुल 7 गुफाएं मिली हैं, जिनमें से 5 गुफाओं में हिंदू धर्म मुख्यतः शैव धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं। साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं और इन गुफाओं का निर्माण 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी माना जाता है। अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आपको बताना है। तो उत्तर है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण दोस्तों राष्ट्रकूटों ने करवाया था। तो ऐसे आप देख सकते हैं एलोरा, तो एलोरा जहाँ रा खत्म होता है वहाँ से राष्ट्रकूट। तो एलोरा के गुफा मंदिर या कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। दोस्तों एलोरा का कैलाश मंदिर जो है वो शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। ये शिव मंदिर अपनी आश्चर्यजनक शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है और इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? ऑप्शन है बौद्ध, जैन, शैव या शाक्त। तो सही उत्तर है दोस्तों जैन धर्म को संरक्षण मिला था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए कि राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, लेकिन ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का प्रचार प्रसार अधिक था और इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के गुरु जैनाचार्य जिनसेन थे, जिन्होंने आदि पुराण की रचना की थी और उस समय शासकों तथा सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों पर भी अनेक जैन धर्मानुयायियों की नियुक्ति की जाती थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराइए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर सूची 1 में देखिए स्तूप, तो स्तूप जो है सांची का स्तूप प्रमुख है। चित्रकारी, तो बाघ की गुफाओं में चित्रकारी प्रसिद्ध है। कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति ये मथुरा से प्राप्त हुई है और दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है। तो सही सुमेलन 2 1 4 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 1 4 3 ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए एलिफेंटा, तो एलिफेंटा क्या है? एलिफेंटा गुफा है दोस्तों। श्रवण बेलागोला, तो आप जान लीजिए श्रवण बेलागोला में गोमतेश्वर की मूर्ति है। खजुराहो में क्या मंदिर प्रसिद्ध है और सांची का स्तूप प्रसिद्ध है। तो मिलान देखिए, आप जब मिलान करेंगे तो 3 4 2 1 सही मिलान हो जाएगा। और आप देख लीजिए दोस्तों एलिफेंटा महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से प्राचीन गुफाओं के साक्ष्य मिले हैं। श्रवण बेलागोला कर्नाटक में है। यहाँ गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति का निर्माण चामुंड राय ने कराया था और खजुराहो मंदिर के समूह मध्य प्रदेश में स्थित हैं, जो कि चंदेल शासकों द्वारा निर्मित हैं। और सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें ऐतिहासिक स्थलों का मिलान उनके राज्यों से करना है। तो भीमबेटका दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। शोर टेम्पल ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है।
हम्पी कर्नाटक में है और मानस ये असम राज्य में स्थित है। तो मिलान आपका 2 3 4 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 3 4 1 ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं आपको बताना है। देखिए कानपुर के भीतरगांव मंदिर के बारे में जो तथ्य हैं कि इस मंदिर का निर्माण 5वीं शताब्दी ईस्वी से 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य हुआ है, बिल्कुल सही है। और ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, तो बिल्कुल सही है। दोस्तों दोनों ही कथन सही हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। दोस्तों उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ था। इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था और इस मंदिर का निर्माण ईंटों से वर्गाकार चबूतरे पर किया गया है, जिसका मुख पूर्व की तरफ है। मंदिर के भीतर स्थित गर्भगृह के ऊपर एक लंबा पिरामिड नुमा शिखर है और इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर या ओसिया मंदिर। तो सही उत्तर है ग्वालियर का तेली मंदिर। दोस्तों आप जान लीजिए कि ग्वालियर स्थित तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में निर्मित है, जबकि नक्काशी और मूर्तियां नागर शैली में बनी हैं। इसकी वास्तुशैली में हिंदू और बौद्ध वास्तुकला शैलियों का मिश्रण पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था। तो उत्तर है नरसिंह वर्मन प्रथम ने। आप जानते भी होंगे दोस्तों, मामल्ल शैली का विकास पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के महामल्ल के काल में हुआ था और इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, जिनको कि रथ कहा गया है। इस शैली में निर्मित सभी स्मारक मामल्लपुरम या महाबलीपुरम में विद्यमान हैं। तो याद रखिएगा महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण जो है वो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। अब आइए दोस्तों दक्षिण भारत के चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। ऑप्शन है चालुक्य, चोल, कदंब और कलचुरी। तो आप जान लीजिए दोस्तों कि वंशानुगत उत्तराधिकार की परंपरा प्राय सभी प्राचीन राजवंशों में रही है और ये प्रवृत्ति चोल वंश में सर्वाधिक दिखाई देती है। लेकिन अन्य वंशों में भी उत्तराधिकारी के रूप में युवराज पद पर किसी राजकुमार को नियुक्त कर दिया जाता था, तो इसलिए आप स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, लेकिन चोल में ये परंपरा सर्वाधिक रही है। अगला प्रश्न है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। ऑप्शन देखिए मदुरै, ताम्रलिप्ति, तोंडी या अरिकामेडु। तो सही उत्तर है अरिकामेडु से। अरिकामेडु कहाँ पर है। तो अरिकामेडु भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में इसे पोडुके कहा गया है और यहाँ ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोमन बस्ती की अवस्थिति मानी जाती है और यहाँ से प्राप्त अवशेषों में कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें शराब के 2 हत्थे कलश, रोमन लैंप, रोमन ग्लास आदि प्रमुख हैं और इससे भारत तथा रोम के घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था। तो ऑप्शन है चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह, चालुक्य राजा कुमारपाल, चोल राजा कुलोतुंग प्रथम या कश्मीरी राजा जयसिंह। तो सही उत्तर है चालुक्य राजा कुमारपाल ने। ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। चालुक्य राजा कुमारपाल ने अपने राज्य में पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया था और वह जैन मतानुयायी था। उसने पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए काशी क्षेत्र में भी अपने मंत्रियों को भेजा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था, आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था। चेर, चोल, पल्लव और पांड्य। तो सही उत्तर है पल्लव। पल्लव दोस्तों संगम युग का राजवंश नहीं था। आप देख सकते हैं संगम साहित्य में केवल चोल, चेर और पांड्य
याद रखिएगा। संगम साहित्य में चोल, चेर और पांड्य राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, पल्लव राजाओं के बारे में नहीं। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी इस साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक विभिन्न गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। पल्लव या अन्य किसी राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? तो सही उत्तर है नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, नरसिंह वर्मन प्रथम का शासनकाल 630 से 668 ईस्वी था। ये पल्लव वंशी शासक था। 642 ईस्वी में चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध में नरसिंह वर्मन को श्रीलंका के एक राजकुमार मान वर्मन से सहायता मिली थी। अतः उसने मान वर्मन को पुनः सिंघल की गद्दी दिलाने के लिए शक्तिशाली नौसेना को 2 बार उसकी सहायता के लिए सिंघल द्वीप भेजा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है नंदी कलम्बकम, कलिंग तुपणी, पेरिया पुराण या कुराल। तो सही उत्तर है कुराल को। याद रखिएगा दोस्तों, तमिल ग्रंथ है कुराल या कुरल, इसको लघुवेद की संज्ञा दी गई है और कुरल के रचयिता तिरुवल्लुवर थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? पान वारियम, एरी वारियम, टोट वारियम या समवत्सर वारियम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों देखिए, टोट वारियम ये उद्यान विभाग या उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आप देख सकते हैं दोस्तों, चोलकालीन गांवों की गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी जिसको वारियम कहा जाता था। उद्यान प्रशासन को देखने वाली समिति को टोट वरियम कहा जाता था, जबकि संवत्सम वरियम वार्षिक समिति, एरी वरियम तालाब समिति और पोन वरियम ये स्वर्ण समिति थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था? तो सही उत्तर है कंबन। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, तमिल रामायण, कंब रामायणम या रामावतारम तमिल भाषा में कंबन द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था किसके बीच? तो याद रखिएगा, तक्कोलम का युद्ध चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। और आप जान लीजिए, परांतक प्रथम के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंग यानी बुत्तुग सुकुन सेकंड की सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया और तंजौर पर अधिकार कर लिया। कृष्ण तृतीय ने इस उपलक्ष्य में तंजैयु कुंड की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर है मीनाक्षी मंदिर मदुरई या मदुरा में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरा में है और ये मदुरई जो रही है पांड्यों की राजधानी थी। संगम काल में प्रथम और तृतीय संगम यहीं पर आयोजित किए गए थे, जिनकी अध्यक्षता क्रमशः ऋषि अगस्त्य और नक्कीरर ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं, बाएं में एक महिला का, बिल्कुल सही है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही सही हैं। और आप देख लीजिए, भगवान शिव की नटराज मुद्रा की मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथ वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। इस मूर्ति में उनके दाएं हाथ में डमरू सृजन का प्रतीक, बाएं हाथ में अग्नि विनाश का प्रतीक प्रदर्शित है। उनका दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा प्रदर्शित कर रहा है, जबकि दूसरा बायां हाथ उनके उठे हुए बाएं पैर की ओर इशारा कर रहा है, जो कि मोक्ष मार्ग का प्रतीक है। नटराज की इस मूर्ति में शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में दाहिने कान में पुरुष का कुंडल और बाएं कान में महिला का कुंडल पहने प्रदर्शित किया गया है। अगला है दोस्तों, प्राचीन साहित्य और साहित्यकार से संबंधित। तो इन प्रश्नों को देख लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है।
पहली सूची में ग्रंथों के नाम दिए गए हैं और उनके लेखक दूसरी सूची में, उनका मिलान आपको करना है। तो अष्टाध्यायी आप जानते हैं ये पाणिनि द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ है। महाभाष्य पतंजलि की पुस्तक है। निरुक्त, तो निरुक्त के रचयिता यास्क हैं और वार्तिक ये कात्यायन की कृति है। तो सही उत्तर 4, 3, 1 और 2 हो जाएगा। तो यहाँ मिलान ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से आप देख सकते हैं दोस्तों, अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है, महाभाष्य पतंजलि की, निरुक्त की रचना यास्क ने और वार्तिक की रचना कात्यायन के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें दरबारी कवि और राजाओं का मिलान करना है आपको। तो देखिए, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के, हरिशेन समुद्रगुप्त के और बाणभट्ट हर्षवर्धन के शासनकाल में या हर्षवर्धन के शासक हर्षवर्धन के समय में थे। तो ये दरबारी कवि और इनके शासकों का सही सुमेलन हो जाएगा 4, 1, 2, 3। तो विकल्प देख लेते हैं, 4, 1, 2, 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, अमीर खुसरो और अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं तारीख अलाई, किरान उन सादेन, आशिका, मिफ्ता उल फुतूह आदि हैं। कालिदास जो हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी थे। इन्होंने मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारम, मेघदूतम, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि की रचना की। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिशेन समुद्रगुप्त और कादंबरी और हर्षचरित के रचनाकार बाणभट्ट जो हैं ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? आप जानते हैं गीत गोविंद जयदेव की रचना है। दोस्तों, गीत गोविंद काव्य के रचयिता जयदेव हैं। ये बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। गीत गोविंद में 12 सर्ग हैं और प्रत्येक सर्ग गीतों से समन्वित है। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट क्या थे? तो आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। दोस्तों, आर्यभट्ट 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी के प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इनकी पुस्तक आर्यभट्टियम है। इन्होंने बताया है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मत्त विलास प्रहसन ग्रंथ के लेखक कौन थे? गौतमीपुत्र सातकर्णी, महाक्षत्रप रुद्रदामन, महेंद्र वर्मन या पुलकेशिन द्वितीय? तो सही उत्तर है महेंद्र वर्मन। दोस्तों, आप जान लीजिए मत्त विलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम थे। और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में विवरण है। यह एक परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? तो ये हैं दोस्तों, काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक राजा भोज ने लिखा है। परमार वंशीय शासक भोज द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक सम्रांगण सूत्राधार है। सरस्वती कंठाभरण सिद्धांत संग्रह, योग सूत्रवृत्ति, राजमार्तंड विद्या विनोद, युक्ति कल्पतरु और चारुचर्या इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। दोस्तों, सबसे पहले भोज को इसका जो है सही उत्तर माना गया था, लेकिन बाद में इस प्रश्न का सही उत्तर गोविंदराज कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? प्रियदर्शिका, नागानंद, हर्षचरित और रत्नावली? तो सही उत्तर है दोस्तों, आप जान लीजिए प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। तो 1, 2, 4 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका 4 अंकों का नाटक है जिसमें वत्सराज उदयन के अंतःपुर की प्रणय कथा का वर्णन है। रत्नावली में 4 अंक है और ये नाटक वत्सराज उदयन तथा उसकी रानी वासवदत्ता की परिचारिका नागरिका की प्रणय कथा का बड़ा ही रोचक वर्णन करता है। और नागानंद बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। इसमें कुल 5 अंक हैं। अब आइए पूर्व मध्यकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो उत्तर है भगवती सरस्वती। दोस्तों देखिए, भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है।
यहाँ पर भगवती सरस्वती देवी वाग देवी अधिष्ठात्री या स्थापित हैं। ज्ञातव्य है कि भोजशाला मंदिर का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में कराया था। अगला प्रश्न है कि किस या किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। यहाँ पर देखिए हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन और नंदीवर्मन पल्लव मल्ल। तो सही उत्तर है देखिए गोपाल और नंदीवर्मन पल्लव मल्ल को 2 और 4। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सही उत्तर है। दोस्तों पाल वंश के शासक गोपाल और पल्लव शासक नंदीवर्मन पल्लव मल्ल को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। धर्मपाल के खलीमपुर अभिलेख से पता चलता है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्रकृतियों यानी सामान्य जनता ने गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई और पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन की आकस्मिक मृत्यु के बाद कांची के लोगों ने उसी वंश की एक शाखा के राजकुमार नंदीवर्मन पल्लव मल्ल को शासक के रूप में चुना था। वह हिरण्यवर्मा का पुत्र था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो आप जानते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आप जान लीजिए विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशी शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। वह एक उत्साही बौद्ध था। उसके लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। तो धर्मपाल को परम सौगत की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न है देखिए निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालानुक्रम संयोजित करके दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें विद्याधर, धंग, यशोवर्मा और कीर्तिवर्मा है। तो सही क्रम सबसे पहले यशोवर्मा आते हैं यानी 3, उसके बाद धंग का नाम आता है 2, फिर विद्याधर आते हैं 1 और फिर 4। 3 2 1 4। तो 3 2 1 4 ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवाराह थी। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिहिर भोज की उपाधि आदिवाराह की थी। दोस्तों मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहारों का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। वो वैष्णव धर्मानुयायी था और उसने आदिवाराह और प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन है अली शाह, हसन शाह, हैदर शाह या शाही खां। तो सही उत्तर है शाही खां। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 1420 में अली शाह का भाई शाही खां जैनुल आबदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। वो कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। उसने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर हटा दिया। ऐसा करने वाला वह पहला शासक था और उसने गो हत्या को भी निषिद्ध किया था। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पूर्व मध्यकालीन और वर्तमान स्थिति के प्रदेश। कोल या कोयल। तो आप जान लीजिए कोल या कोयल जो है दोस्तों ये अलीगढ़ बिल्कुल सही है। महोत्सव नगर किसे कहा जाता था। तो महोबा को। महोदय श्री ये कन्नौज को। और जेजाक भुक्ति कौशाम्बी ये आपका सही नहीं है। तो आप जान लीजिए जेजाक भुक्ति दोस्तों बुंदेलखंड को कहा गया है न कि कौशाम्बी को। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा के लिए प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत महत्वपूर्ण राजवंशों, दक्षिण भारत के वंशों, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, स्थापत्य कला और साहित्य और साहित्यकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।